अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान में 20 साला जंग को 20 दिन भी नहीं लगे और वहाँ स्याह सफ़ेद के मालिक बने बैठे अमेरिका ने प्लेट में रखकर पूरा अफगानिस्तान तालिबान को पेश कर दिया। अचानक कब्जे ने जहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मज़ामत का मौका नहीं दिया, मज़ामत की नहीं गई, वहीं आम आवाम और अमेरिका के हिमायतियों को भी भागने का मौका नहीं मिला। अफगान तालिबान ने देहाती इलाकों से अपनी पेशकदमी शुरू की और बड़े शहरों से होते हुए काबुल पहुंच गए, जहां तादाद में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद अफगान आर्मी और नेटो अफवाज ने बिल्कुल कोई मज़ामत नहीं की। लेकिन अब दोनों तरफ से इनखला को लेकर बात बढ़ रही है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में है, जबकि बाहर तालिबान खड़े हैं। अमरीका और बरतानिया से खबरें ये आ रही हैं कि नेटो अफवाज मज़ीद कुछ अर्सा अफ़गानिस्तान में रह सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की तरफ से ये मुतालबा आज किया जाना है G7 के इजलास में कि वहाँ पर जो इनखला है इसमें मज़ीद तौसी की जाए। जबकि अफ़गान तालिबान का ये बयान आया है कि अमरीकी फ़ौजियों के यहाँ से जाने की डेडलाइन 31 अगस्त तक है, वो तब तक निकल जाएं वरना नताइज भुगतना होंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने इन इत्तलात की तस्दीक भी नहीं की कि अफ़गान इलाके पंजशेर में जंग चल रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पंजशेर में लड़ाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात से मामलात हल कर लिए जाएंगे। जबकि मुख्तलिफ ज़राए से जो इत्तलात मिल रही हैं उनके मुताबिक वहाँ पर घुमसान की जंग जो है ना वो चल रही है। तो कभी ये पता चलता है कि पंजशेर तालिबान के घेरे में है। तालिबान ने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की मगर नाकाम हुए। पंजशेर के इलाके में अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद ने तालिबान के साथ लड़ने का फैसला कर रखा है। अब पंजशेर में कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो तालिबान है ये बहुत पुरएतमाद होकर ये कह रहे हैं कि हम चाहें तो एक दिन में पंजशेर पर कब्जा कर लें मगर हम जंग नहीं करना चाहते हैं। तालिबान के लिए पंजशेर पर कब्जा करना शायद बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त हुकूमत साजी जो है ये अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हुकूमत बनाने के लिए तालिबान अपने दोस्तों और हरीफों सभी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सभी को वेलकम कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने हामिद करजई, अब्दुल्ला अशरफ गनी के भाई हशमत गनी, साबिक हरीफ गुलबदीन हिकमत यार से भी बात की और मिलजुल कर हुकूमत बनाने का इंदिया दिया है। तालिबान ने वैसे तो पाकिस्तान को हर किस्म की गारंटी दे रखी है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर TTP को लेकर पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आज भी वही हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारतीय फंडिंग का जिक्र करते हुए भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडा करने से बाज रहने का इंदिया दिया। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ये भी सुनिए। पाकिस्तान की बात सुनी जाती है तो आज अफगानिस्तान की हालत जो है वो इस तरह से ना होती। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और इस वक्त भी एक हम एफर्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर प्रोसेस है, अमन का जो एक अमल है उसको सबटाज किया जाए। हिंदुस्तान की तरफ से एक मुसलसल ये एफर्ट आ रही है। तालिबान ने 3 रुकनी अब कमीशन बनाया है जो TTP को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगा, उन्हें हथियार डालने की तरगीब देगा। जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने भारत को 2 टोक ये पैगाम दिया है कि वो अफ़गानिस्तान को मकबूज़ा कश्मीर के लिए इस्तेमाल करने का सोचना छोड़ दे और अफ़गानिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी ना करे। अब जो पुरअमन अफ़गानिस्तान का जो एक ख्वाब है ये कैसे पूरा होगा, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, जब से तालिबान जो है वो काबुल पर काबिज हुए हैं, आगे बढ़े हैं, अब एक और नया मसला जो खड़ा हो गया है, एक पंजशेर, उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन अमरीका जो इनखला में तोसी चाहता है, बरतानिया जो है वो अमरीका से कह रहे हैं कि इसमें तोसी की जाए, लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि तोसी का मतलब होगा कि आप अपने कब्जे में तोसी कर रहे हैं। तो अगर तोसी का मसले को लेकर अमेरिका, बरतानिया ये अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और तालिबान कह रहे हैं कि इससे तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये तौसी का मसला ख़राब कर सकता है? जी, पहले तो वो जो आपका एक जुमला अगर आप इजाज़त दें मैं तौसी कर दूं कि तालिबान ने कब्जा नहीं किया काबुल के ऊपर, तालिबान ने कब्जा छुड़वाया है काबुल का बैरूनी फौजों से। चले इसको एक तरफ रख दें। देखें, बात यह है कि अगर अमरीकी और इनके जो हलीफ हैं उनकी नीयत साफ़ होती तो जितना वक्त उनको अभी तक मिला है
अगर पहले वो प्रायोरिटी वाइज पहले अमेरिकियों को निकालते, उसके बाद जो अफगानी उनके पास जाना चाहते हैं वो करें, लेकिन उन्होंने जहाज भर भर के पहले अफगानियों को निकाला है और अब कह रहे हैं जी अमेरिकी अभी भी बाकी हैं। तो इसमें तो थोड़ा सा नजर आ रहा है नीयत की खराबी, क्योंकि जो अफगानियों को लेकर जा रहे हैं धड़ाधड़, पहली बात तो ये कि लोग समझ रहे हैं कि वो तालिबान से डर के जा रहे हैं। हाँ। आप आज किसी थर्ड वर्ल्ड के मुल्क में ऐलान कर दीजिए कि जी बगैर वीजे के मुफ्त जहाज में आपको अमेरिका और यूके ले जाया जाएगा, तो आप देखें कैसे रश पड़ता है हर जगह। तो ये तो वो फिनोमेना है जो इकोनॉमिक रिफ्यूजीज या बेहतर इकोनॉमिक हालात की खातिर लोग जा रहे हैं। कुछ हो सकता है ऐसे भी हों जो डर और खौफ की वजह से जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कलील मिकदार में होंगे। तो अमेरिका और बरतानिया से कोई ये पूछे कि भाई पहले आप अपने शहरियों को निकालो, सबको फारिग करो, उसके बाद आप तालिबान से बात कर सकते हैं कि भी जो लोग आपके जाना चाहते हैं जाएं। उन्होंने उलट किया है, जिसका ये मतलब ये है कि वो इनमें से कुछ लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेटर ऑन, और भी उनके इल्जाम हो सकते हैं। और एक और बात, लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ जी, तो पहले उनको अमेरिकियों को लेकर जाना चाहिए था ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो होल्ड है इनका या काबुल के ऊपर और उधर से पंजशेर में जो खराबी हो रही है, इनका आपस में एक नेक्सस है। वो इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि वहां पर पंजशेर में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई हो जाए कि हम अगर उसकी मदद करें तो ये तालिबान को थोड़ी सी खफगी उठानी पड़े, क्योंकि ये परसेप्शन की जंग इस वक्त हो रही है। अमेरिका और यूके ये चाहते हैं और जो नेटो अलाइज हैं कि वो ये साबित कर सकें कि हम जब तक चाहें अफगानिस्तान में रह सकते हैं और हम अपना वहां पर जो है ना, हम खुद गए हैं वहां से, हमें कोई डिफीट वगैरह नहीं हुई। वैसे ताकत के बलबूते पर तो अमेरिका को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी दुरुस्त है। और दूसरी बात यह है कि अफगान तालिबान ये चाहते हैं कि वो अपने खासकर जो फुट सोल्जर्स हैं उनको ये इंप्रेशन ना दें कि हम इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि वो हमें कहते जाएं और हम मानते जाएं, वो कहते जाएं और हम मानते जाएं। तो मेरा ख्याल है अभी स्टैंड ऑफ हो गया है और ऐसा मौका आ गया है कि जो बहुत मुश्किल हो गया है अभी कि ये कैसे हल होगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई वाया मीडिया होगा। अफगान तालिबान, लेकिन अफगान तालिबान ये भी कह रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट का जो रास्ता है आम अफगान तालिबान अवाम के लिए बंद है, जो गैर मुल्की जाना चाहें उनके लिए मुमानियत नहीं। तो कुछ लोग इसको भी ज़बरदस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो सोच रहे हैं कि अफगान तालिबान अवाम को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी बात यह है कि अभी तो वहाँ पर नॉर्मल हुकूमत नहीं है, अभी तो हालात फ्लक्स में है। और इस सूरत में तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई और मुल्क होता तो अपने शहरियों को बिल्कुल दो टोक रोक देता। आपके सामने जहाज भर भर के जा रहे हैं, तो ये कहना कि वो अपने लोगों को जाने नहीं दे रही गलत है। उन्होंने ना ये कहा है कि हम अभी भी वो तो अपील कर रहे हैं कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, आपको हम नहीं धमका रहे, नहीं डरा रहे, आप ना जाइए। तो ये, लेकिन बहरहाल अब जो फिनोमेना चल रहा है उस पर तो हम कोई ज्यादा बहस नहीं कर सकते। मैंने अपना आपको बता दिया कि वो खास एजेंडे के तहत लेकर जा रहे हैं, बाद में इनको इस्तेमाल करेंगे। और वो ये भी देख रहे हैं कि पंजशेर क्योंकि वो एक टो होल्ड चाहते हैं, वो चाहते हैं थोड़ी सी जगह पर हमारा कब्जा रहे ताकि अगर कुछ करना पड़े तो कर लें। बाकी वो जो अंदर आपने थोड़ा सा लुकमा दिया था कि उनको ताकत के तौर पे तो उनको नहीं रोका जा सकता, तो ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है। ताकत की भी एक लिमिट होती है और ताकत हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो एटम बम फेंके, हाइड्रोजन बम फेंके, फिर तो बात अलग है। लेकिन हाइड्रोजन और एटम बम के नीचे नीचे जितनी ताकत थी उन्होंने सारी इस्तेमाल की है। अगर आपने गौर किया, आज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, आज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो फिर ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं एक लेवल के ऊपर की, यानी कि बॉम्बिंग और दूर की बॉम्बिंग। अगर आप ये समझती हैं कि वो अपनी फौजों को यहाँ उतार के हरा सकते हैं तालिबान को, तो ये आपका अंदाजा गलत है, क्योंकि मैं फौजी हूँ, मुझे पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सही। तो ये मामला ऐसे हैं कि थोड़े से अभी गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा अफगान तालिबान के सामने जो सख्त मरला है वो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का, जो कि ऑल इंक्लूसिव तो नहीं हो सकती, लेकिन ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव हो सकती है। क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि हुकूमत साजी में इन्हें हो सकते हैं? इक्तिसादी पहलू बड़ा अहम है, फिर मगरिब का एक दबाव है, फिर किस तरह का सिस्टम लेकर आते हैं? चैलेंजेस से भरपूर फेज है जिससे अभी गुजरना है अफगान तालिबान को। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये हुकूमत साजी का। इसमें जो मेरे ज़हन में जो बात आती है कि उनको क्या मसला दरपेश होगा, वो ये है कि जिन लोगों ने जंग लड़ी है, जो इनके मिलिट्री विंग है, वो ये ज़रूर पूछ रहे होंगे कि आप उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों को लाना चाह रहे हैं जिन्होंने अमरीकियों का साथ दिया है, जिन्होंने हमारा खून बहाया है, जबकि जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटा है उसने फैसला कर लिया है कि लोगों को माफ़ करना है, उनको नहीं करना। तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को माफ़ भी करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़े बड़े लोग हैं ऑपोजिशन के, जो उस हुकूमत में रहे हैं, उनको शामिल नहीं करेंगे। और कुछ लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो हर एथनिसिटी से भी ये शामिल करेंगे और हर सेक्ट के भी ये शामिल करेंगे। ये मेरा अंदाजा है।
बाकी आगे तालिबान जैसे की अब तक की बातें चलती हैं। पिक्चर तो बड़ी गुडी गुडी सामने आ रही है, बड़े सॉफ्ट उनका इमेज सामने आ रहा है, चाहे वो औरतों के हुकूक को लेकर हो, चाहे वो अपने दुश्मनों के लिए भी आम माफी का ऐलान करने का मामला हो। इस सब के बावजूद आपको लगता है वेस्ट इनको हेल्प करेगा फाइनेंशियली लिहाज से? देखिए, फौरी तौर पे तो नहीं करेगा। हाँ। इसलिए कि वो तो हर हालत में इनकी नाकामी चाहते हैं। क्योंकि आप ज़हन में ये रखिए कि ये तालिबान कह रहे हैं कि हम एक इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, और वेस्ट को ये बात किसी भी तरीके से कबूल नहीं है कि कोई इस्लामी हुकूमत कामयाबी से अपने आप को बहाल कर ले, बिकॉज उससे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए पैदा हो जाएगा और मुल्कों के लिए भी पैदा हो सकता है। तो वो तो हर हालत में इनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन अगर ये अपने आप को इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया और चाइना रशिया ने इनकी मदद शुरू कर दी इकोनॉमिकली, तो फिर वेस्ट भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि वो इस मैदान को खाली नहीं छोड़ सकता। रूस, चीन, ईरान और ऐसे मुल्कों के लिए वो जरूर आएंगे, जरा देर से आएंगे। ये देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, और कोशिश करते रहेंगे इस दौरान के किसी तरीके से कोई ऐसी रंजिश पैदा की जाए, कोई इवन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से वो वहां पर कोई सिविल वॉर इग्नाइट करें। ये सारा चीजें वो सोच रहे होंगे। हिंदुस्तान को बहुत बड़ा उन्होंने ये टास्क दिया होगा कि भाई आप किस किस्म के हलीफ हो, हमारे स्ट्रेटजी के हलीफ, के एक छोटा सा काम तुम्हें दिया था वो तुमसे नहीं हो पा रहा। तो इंडियंस भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा इंडिया के एक तरफ तालिबान से राब्तों की खबरें भी पहले भी सामने आती रही कि बैकडोर उनके राब्ते हैं, बातचीत चल रही है, अब भी ये खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इंडियन मीडिया का एक स्पेशल एक सेक्शन है जिसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट हम मीडिया समझते हैं, और वो बड़ा शोर शराबा कर रहा है तालिबान के आगे बढ़ने के बाद। तो ये कोई खास प्रोपेगेंडा है कि आप पीछे बात भी कर रहे हैं और आपका मीडिया शोर भी मचा रहा है? ये देखें, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो उनका तरीक़ाकार है उसके ऊपर वो चल रहे हैं, और अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। वो तो ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मदद की अफगान तालिबान की इस तरीके से कि जब वो अपने जहाज़ उन्होंने भेजे अपने एम्बेसी के लोगों को लेने के लिए, तो वहाँ से जो अम्निशन अनलोड हुआ अशरफ गनी की हुकूमत की हमायत के लिए, वो देखा गया। आपने भी देखा होगा, सबकी नज़र में आ गया। उसकी वजह से अफगान तालिबान ज़रा होशियार हो गए। और वैसे भी ये देखें, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। अगर वो अपने ताल्लुकात रखे हिंदुस्तान के साथ, जो जायज़ इकनॉमिक ताल्लुकात होते हैं, जो कि वो रखना का उनको हक है, हमें कोई इतराज़ नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता एक बात अभी यकीनी तौर पर मैं कर सकता हूँ मेरी अपनी असेसमेंट में, ये वाले तालिबान का ग्रोह अगर बरसर इक़्तिदार रहा, बेशक औरों के साथ हुकूमत बनाए, ये किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसका मुझे बड़ी हद तक यकीन है जी। तो सर, टीटीपी के बारे में तो आज भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज भी जी वो तहफ़्फ़ुज़ात आर्मी पब्लिक स्कूल हमले को याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी पाकिस्तानी आज तक भूला नहीं है। तो तालिबान, बिल्कुल तो अफगान तालिबान का आपको लगता है कि वो इसमें भी कामयाब होंगे टीटीपी को रोकने में? जी वो ये इसमें तो जरूर कामयाब होंगे वो, कि उनको कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, उनको डिसआर्म कर देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ये समझे कि वो उनको हमारे हैंड ओवर कर देंगे, ये शायद ना हो। और मेरे ख्याल है फौरी तौर पे हमें डिमांड भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा तौक़ुफ़ करना चाहिए, इनको स्टैब्लिश होने दें, अपने ताल्लुकात इनके साथ बेहतर बनाएं, उसके बाद बातें करें अगर कोई इस किस्म की हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम और अवाम जो है वो किसी भी तरीके से टीटीपी के उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते जिन्होंने गर्दनें काटी हैं, जिन्होंने बच्चों का खून बहाया, जिन्होंने औरतों का खून बहाया। अलबत्ता जो उनके प्यादे हैं जो किसी तरीके से मिसलीड हुए हैं या जिनको पैसे देकर लेकर गए हैं, उनको शायद माफ़ी मिल जाए। लेकिन जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की है और सारे घिनौने जराइम किए, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान तैयार होगा उनको किसी किस्म की एमनेस्टी देने के लिए, और देनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नया मीडिया, नई सहाफ़त और नई पाबंदियाँ, हत्ता कि नई नई सज़ाओं का भी बंदोबस्त कर लिया गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा, प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस और मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस को अब ख़त्म करके हुकूमत ने मुल्क में ज़राया अबलाग के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया है।
मुल्क में काम करने वाले तमाम अखबारात, टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे काम करेंगे। इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल तक कैद और 2.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकेगा। अब सभी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, मीडिया हाउसेज हैं, हत्ता कि ऑपोजिशन भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए सहाफ़ती तंजीमों का ये मानना है कि दुनिया भर में कहीं भी मीडिया पर कदगन लगाने के लिए उन्हें जेल भेजने का कानून मौजूद नहीं है। किसी भी गलती पर या गलत खबर देने पर जुर्माने तक की बात तो ठीक है, मगर मीडिया में इस्लाहात के नाम पर हुकूमत का झैली इदारा बनाना ये दुरुस्त बात नहीं है। मीडिया तंजीमों का ये कहना है कि PMDA का कानून मीडिया की तनकीदी आवाज़ों को जालिमाना सेंसरशिप के निज़ाम के ज़रिए दबाने की कोशिश है। एक तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके ये कानून ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई एक भी स्टेक होल्डर ने इस बात से इत्तफ़ाक़ ही नहीं किया, बल्कि मीडिया तंजीमों की तरफ से तो रोज़ाना अखबारात और TV चैनल्स पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस पर काम जारी रखे हुए है। मीडिया को किसी भी जमहूरियत में नाज़रीन रियासत का चौथा सतून माना जाता है, लेकिन अगर इसकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए तो आवाम की आंखें और कान बंद होकर रह जाते हैं। फिर वो आवाम के जो टैक्स मनी से चलने वाले बाकी 3 सतून है उस पर नज़र नहीं रख सकता, यानी आवाम नहीं देख सकते कि इनकी हुकूमत, अदलिया और मुकन्ना आखिर कर क्या रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आई एम श्योर आपने ये बिल है इसको पढ़ा होगा, इसके कुछ पॉइंट्स देखे होंगे आपने। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि इसको पढ़ते साथ ही आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है बतौर सहाफ़ी, तो क्या जवाब है आपका? शुक्रिया शादिया। पहली चीज़ जो मेरे अव्वल तो अभी तो सरकारी तौर पे इस तरह की चीज़ें सामने ही नहीं रखी गई हैं, हेयरसे पे है, कोई कॉन्सेप्ट पेपर है, लेकिन जो पहली चीज़ मुझे स्ट्राइक करती है जब आप ये कहती हैं कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, इनके जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं उसको मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, तो मुझे ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से कम लगता है, मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बनता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। और उसके रीजंस हैं। देखिए, 2 बातें गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कहने की। एक ये कि ये वर्कर्स की वेलफेयर के लिए है। अगर वर्कर्स की वेलफेयर का इतना ख्याल है तो पिछले 3 सालों में जिस तरीके से जर्नलिस्टों को, ब्लॉगर्स को, राइट्स एक्टिविस्ट को उठाया गया, FIA के नोटिसेस आज तक दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से सहाफ़ियों गायब हुए, उनके किसी केसेस का कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो ये कौन सी प्रोटेक्ट आप जर्नलिस्टों को कहां से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये दे रहे हैं कि जी हम फेक न्यूज़, वो है बिल्कुल ठीक है कि फेक न्यूज़ को डिस्करेज करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन दुनिया भर में उसके तरीके क्या अडॉप्ट किए गए हैं, जिसकी खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सबसे ज़्यादा बात करते हैं। वो जब भी उनसे मीडिया के हवाले से बात की जाती है तो वो मिसाल देते हैं बरतानिया की, और वो मिसाल देते हैं कि बरतानिया के कितने स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज हैं। वो मिसाल देते हैं कि किस तरह उन्होंने इयान बोथम के खिलाफ केस जीता। तो फिर यहाँ इस मुल्क में बजाय इसके कि आप कोई कंट्रोल अथॉरिटी बनाएं, आप क्यों नहीं लाइबल लॉस को अपने स्ट्रॉन्ग करते, अपने लाइबल लॉस को इतना इफेक्टिव बनाएं कि मैं किसी पे इल्जाम लगाते वक्त 10 मरतबा सोचूं। बिल्कुल, मतलब कि ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, ऐसा तो नहीं है कि फेक न्यूज को किसी के खिलाफ खबर दे दे तो आप उसके खिलाफ कुछ ना करें, सब कुछ ऑलरेडी है। शादिया, सिर्फ यही नहीं है, मैंने ज़ाती तौर पे ये जितने भी 3 साल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स बने ना, हाँ, और फैसल जावेद साहब जो सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी के हेड थे पहले, अब भी शायद, उनको पर्सनली ऐसे ड्राफ्ट भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट भेजे हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको मीडिया से शिकायत, आप मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। आपको जर्नलिस्टों की वेलफेयर का फिक्र है तो आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन सर्विस एक्ट 73 को अमेंड करें और मीडिया एम्प्लॉइज कंडीशन सर्विस एक्ट बनाएं ताकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हों। आपको डिजिटल मीडिया से देखें, पिछली गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक कानून बनाया और उसका नाम था माफ कीजिएगा,
उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, पैका 2016। लेकिन क्या हुआ उससे? उसमें सिर्फ उन्होंने जो भी उनके मुखालफिन थे, और उसी कानून को ये गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रही है कि उसी तरीके से उसी FIA को इस्तेमाल करके आप सिर्फ डिसेंटिंग वॉइसेस को किल कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो अगर ये वाकई वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को चैलेंज करता हूं कि आप और वजीर आजम को अगर वाकई वेलफेयर का ख्याल है, तो आप इस मुल्क के लेबर कवानीन के तहत आप चारों सूबों में इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल्स बनाएं, आप लेबर कोर्ट्स को इफेक्टिव बनाएं, लेबर कोर्ट से एक हफ्ते में, एक महीने में फैसले करवाएं। देखिए कैसे नहीं तनख्वाहें देते हैं मालिकान को। लेकिन ये सिर्फ, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए आप देखिए ना, ऑर्डिनेंस की भी तो एक मुद्दत होती है ना, 90 दिन की मुद्दत होती है ऑर्डिनेंस की। तो सर ये उसके बाद क्या होगा? आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाई जाएंगे, आप क्या करेंगे? शादिया, ये सिर्फ देखिए, फर्ज करें कानून बना भी लेते हैं, पार्लियामेंट से भी बना लेते हैं कानून। मैं आपको ये पीछे मेरी किताब पढ़ी है मीडिया लॉस के हवाले से। इस मुल्क में 1947 से लेके आज तक जितने भी कवानीन बने हैं, वो रेगुलेशंस के नाम पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। बिल्कुल। कहा यह जाता है कि रेगुलेट करने जा रहे हैं हम इसको बेहतर करने जा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो पाबंदी लगाने जा रहे होते हैं। इसलिए ये क्या आप इस चीज को दुरुस्त मानते हैं कि सोशल मीडिया का, अगर आपने यूट्यूब अपना चैनल बनाना है, आपने अपना सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया अगर आप अपना बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़े, आपको लगता है ये दुरुस्त है, ये हुकूमत दुरुस्त कर रही है? देखिए लाइसेंस लेना एक अलग चीज है, लेकिन जो वो नियत क्या है कि हर साल ये लाइसेंस रिव्यू होगा। मतलब क्या कि अगर मैं साल में देखूंगा कि ये अगर मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो इसका लाइसेंस रिव्यू नहीं करूंगा। बोल क्या रहा है? उसको लाइसेंस मिलेगा तो बोलेगा, वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं, अब एक तो पहले लाइसेंस मिलना, फिर मुझे ये बताएं कि जो अगर फर्ज करें कोई टीवी चैनल निकालना चाह रहा है, वो क्यों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेगा अगर उसे ये वो हो कि एक साल बाद हो सकता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, रिव्यू नहीं किया जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट को भी रोक रहे हैं मीडिया के अंदर। ये बिल्कुल भी मीडिया वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक आज देखे ना किस तरीके से एक चंद लोगों को बुला के एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी जाती है, और उनके तहत ये किया जाता है जाएं मसाफती कमीशन में, बिल्कुल जाएं, जाना चाहिए, हम भी जाएंगे वहां, बात करेंगे। ये तरीका मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब उस लाइन पे चल रहे हैं जिस लाइन पे जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जनरल मुजीब चले थे, जिस तरीके से अय्यूब खान के दौर में अल्ताफ गौहर चले थे। ये उसी तरीके से उसी लाइन पे चल रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल चले अगर ताकत का इस्तेमाल करके मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो सहाफ़ी चुप करके बैठे रहेंगे, क्या करें? नहीं, वही तो देखिए, आप हमें क्रश कर सकते हैं। इससे पहले भी रूलर्स ने क्रश किया ना। इससे जो पहले रूलर्स थे उन्होंने जेलों में भी डाला, उन्होंने कोड़े भी लगाए। अब इन सारी चीजें हो चुकी हैं ना, इन सारी चीजों को हम भुगत चुके हैं, इन सारे कवानीन को हम भुगत चुके हैं। हमने बड़ी लंबी स्ट्रगल की थी प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस खत्म करने के लिए। हमने बड़ी स्ट्रगल की थी जनरल मुशर्रफ के मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ। तो हम तो तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, आप पाबंद करते रहें, हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें हंगर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी एक बात वैसे दुरुस्त है, आज हर कोई यूट्यूब चैनल बनाकर हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है जिसका दूर दूर तक सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज पर जो कंसर्न है वो बिल्कुल दुरुस्त है मजहर अब्बास साहब, बहुत ज्यादा। मैं इससे 110% एग्री करता हूँ। हाँ। उस तरफ बैठकर एक कानून बनाया जाता है ना। ये नहीं कि मैं कानून बना लूं और फिर कहूं आप इसे इंडोर्स कर दें और इसमें चंद अमेंडमेंट करके मैं इंडोर्स कर दें। आपको अगर वाकई, और ये बिल्कुल ठीक है, देखिए इस मुल्क में मीडिया की खराबी क्या है। इस मुल्क में मीडिया की सबसे बड़ी खराबी ये है कि मीडिया के अंदर से एडिटर का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया है। मालिकान एडिटर्स बन गए हैं। आप एडिटर के इंस्टीट्यूशन को बहाल करें, आप एडिटर को मजबूत करें। आप एडिटोरियल मजबूत होगा तो मीडिया रिस्पॉन्सिबल भी होगा। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए आप बनाएं, एक पैरामीटर्स बनाएं उस चीज के लिए, लेकिन उसमें कहीं भी ये झलक नहीं आनी चाहिए कि आप जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स। और ये इस मुल्क का पिछले 74 साल से अलमिया ये रहा है
कि मीडिया के हवाले से हमेशा लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। बिल्कुल। जो और ये पॉलिटिशियंस का आखिरी चीज, ये पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है इस मुल्क में कि जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो सारा मीडिया अच्छा लगता है उन्हें आजादी सहाफत बहुत अच्छी लगती है। वो जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, और जिस दिन वो ताकत आती है उनके पास, जिस दिन पावर आती है, उस दिन ये आजादी सहाफत उन्हें। इसकी हालिया मिसाल अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। मजर अब्बास, इमरान खान, आप सोचें, इमरान खान कि अपने 2018 के क्लिप्स निकालें, बिल्कुल, कि मैं पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान को बीबीसी मॉडल पे बनाऊंगा। इन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन का काम करती है। इनको तो बहुत सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है, तो इसका मतलब है या तो वो फेक न्यूज थी या ये फेक न्यूज है। सही। तो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए इमरान खान को, आज उनकी गवर्नमेंट है, कल जब वो इस तरह के कवानीन बनाएंगे और कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो इमरान खान को याद यही ऑपोजिशन की और यही जर्नलिस्टों की स्ट्रगल याद आएगी। सही। जब वो कवानीन आपकी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो आपको वो कवानीन फिर हर्ट करेंगे। ये माजी की गवर्नमेंट देखती रही हैं, ये माजी की पॉलिटिकल पार्टी वाला मामला हो जाएगा सर, जो माजी में। हाँ, आज तक नहीं ये यानी पीपल्स पार्टी में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस मैं खत्म करूंगा। अपने पूरे दौरे हुकूमत में उन्होंने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, इस मुल्क में सिर्फ एक हुक्मरान गुजरा है सही जिसने मीडिया की रिस्पेक्ट की, और वो था मोहम्मद खान जुनेजो, जिन्होंने वाकई प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के खात्मे के लिए भी और इवन अदरवाइज भी। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। और कुछ भी लेके आ रहे हैं स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर, हुकूमत को ये सब नहीं लागू करना चाहिए। लेकिन ये बेहतर नहीं करना चाह रही, ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल करने का इनका ख्वाब रहेगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पे इनको फायदा हो सकता है कि वक्ती तौर पे ये और बहुत से एंकर्स को और बहुत से लोगों को इधर से उधर कर दें। बहुत से लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया है, बहुत से और लोगों को शायद ऑफ एयर कर दिया जाए, लेकिन आखिर में जब आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी सही, तो आपको ये वक्त याद रहेगा कि आपने गलत कानून बनाया। और हमारा ये किया हुआ प्रोग्राम और आपकी बातें भी याद रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास मेरे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस पर मीडिया, तंजीमें, सहाफ़ी बिरादरी सब नाराज़ है, लेकिन हुकूमत इसको लागू करना चाहती है। एक होती है किसी चीज़ को रेगुलेट करना, किसी इदारे को रेगुलेट करना, एक होता है किसी को कंट्रोल करना। तो क्यों हुकूमत इस बिल के ज़रिए, इस पीडीएम, इस अथॉरिटी के ज़रिए मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है? सर, हुकूमत चाहती क्या है? कि मीडिया बिल्कुल अंडर हो जाए, जो कहे वो खबर सामने आए, जो चीज़ हुकूमत चाहे वही डिस्कस हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, पहले तो मैं इस तासुर को बिल्कुल रद्द करता हूँ। हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान की उन हुकूमतों में से है जो हमेशा मीडिया के साथ बड़ा क्लोज रही। हमारी जो रेजिस्टेंस थी, जब हमारी तहरीक थी, तहरीक के दौरान मीडिया उठ रहा। हाँ, ये एक इशू रहा कि जिस तरीके से शायद कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, शायद उस तरह से हमने उस तरह नहीं किया। लेकिन क्या मीडिया के हवाले से वज़ीर आज़म साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस थी जो आपको लगता है आप लोग पूरी नहीं कर सकते? सर देखें, हो सकता है कुछ लोगों की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन लोगों में से हैं जो हमेशा बड़ा ओपन रहे और हमेशा मीडिया के साथ बड़ा फ्रेंडली रहे और हमेशा हर तरह के मीडिया पर्सन के साथ उनकी इंटरेक्शंस रही, मुलाकात रही। ये जो अथॉरिटी लाना हम चाह रहे हैं, इसमें पहले तो हमारे वज़ीर इत्तलात खुद कह भी चुके हैं, और मैं भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज काबीना में ये आई भी बात, तो
सबसे पहली बात यह है कि जिनके लिए बनाई जा रही है तो आप लोगों को साथ लेके चलेंगे इसमें, और इसमें कोई चीज सुपर इम्पोज नहीं की जाएगी और आपको पेज पे लेने के बाद जो है इसको आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक अथॉरिटी की जरूरत तो थी ताकि जो मामलात हैं वो ऐसन चल सके। लेकिन मैं दोबारा इसके मुताबिक आपको सोशल मीडिया के लिए आपने यूट्यूब चैनल ऑन करना है अपना, आपका कोई वीडियो लॉग है, आपकी अपनी वेबसाइट, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें? देखें, दो तरह के लोग होते हैं, एक को होती है हुकूमती पॉलिसियों से ज़ाहिर है इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ ठीक भी हो सकती हैं। तो जब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने किसको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना, तो इस तासुर को आप लोग कैसे ख़त्म करेंगे सर? नहीं, देखिए जो कुछ होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ। नंबर 1 TOR के तहत कि जो मीडिया की जो तंजीमें हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको इसमें एतमाद में लेके आगे बात बढ़ाई जाएगी। साथ एतमाद में लेके बनाया गया होता तो इतना शोर शराबा नहीं होता। नहीं, अभी तो खैर ये बात आगे जाएगी ना, अभी तो इसमें तो अभी काफी स्टेजेस बाकी हैं। देखें, एक बात से तो आप भी इनकार शायद ना कर पाए और हमारे मीडिया के दोस्त भी, कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट होता है वो बहरहाल उसको अपने हुदूद और हुदूद का पहले से पता होता है, उसको आइडिया होता है कि कौन सी चीज मैंने लिखनी है, कौन सी चीज जो है वो रियासत के खिलाफ है, कौन सी चीज जो है वो मुल्क के मफाद। आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह अभी यूट्यूबिंग बहुत हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हर तरह के लोग आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए। और वो रेगुलेशन अलग होती है, कंट्रोल करना अलग होता है। लेकिन तासुर आप लोगों के बिल के ड्राफ्ट से आते हैं कि जैसे आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं सर। नहीं, कंट्रोल तो देखें, आप लोगों को कंट्रोल तो कोई डिक्टेटर नहीं कर सका, हम क्या करेंगे? हम तो मैं समझता हूँ वी आर एक ही जो है गाड़ी के दो पहिए हैं। अब तो जो सियासतदान है वो मीडिया के बगैर, और मीडिया जो है वो सियासतदान के बगैर तो चल ही नहीं सकता। तो हम तो आखिरी जमात होंगे जो किसी मीडिया को जो है वो कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि हम ही फिर ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की इतनी इमरजेंसी क्या है? ऑर्डिनेंस एक खास हालात के लिए होता है, खास मौका होता है, खास सिचुएशन होती है जिसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। ऐसी क्या इमरजेंसी है इस ऑर्डिनेंस को, इसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाने में सर? देखिए, जो ऑर्डिनेंस होता है वो बहरहाल आइन का ही एक हिस्सा होता है, और वो अभी जाके पार्लियामेंट हाउस से लॉ बनेगा। पार्लियामेंट हाउस में जब ये लॉ बनेगा तो वहाँ पे तमाम अपोजिशन की जमातों के लोग और तमाम मीडिया पर्सन्स को भी वहाँ बुलाया जा सकता है, वहाँ पे अपना वो ओपिनियन दे सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्या आज कैबिनेट में इस बात को डिस्कस किया गया, इंश्योर किया गया कि जितनी भी ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स हैं, सहाफ़ती बिरादरी, तंजीमें, सबको साथ लेकर उनसे मुशावरत के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा? अपनी मर्जी से इम्पोज नहीं करेगी हुकूमत? देखिए, इंटरनल डिबेट तो हमारी काबीना में बहुत होती है और वो मुनासिब नहीं है कि मैं इंटरनल डिबेट मीडिया पे बात करूं। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन है और जो हमारा जो मैक्सिमम काबीना के जो मेंबरान है वो इसी बात पे जो है एक सोच है कि बहरहाल एक डेवलपमेंट अथॉरिटी या रेगुलेशन का एक निज़ाम होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ आप लोगों पे ज़बरदस्ती ऐसी इम्पोज की जाएगी जो हुकूक इज़हार आज़ादी राय जो है आर्टिकल 19 के खिलाफ हो। तो आपके जितनी भी तंजीमें हैं उनको एतमाद में रख आगे जाएगी इंशाल्लाह। और अभी ये ऑर्डिनेंस है, अभी लॉ जब बनेगा तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना ओपिनियन देंगे और पार्लियामेंट हाउस में जब डिस्कस होगा, थर्ड में डिस्कस होगा, उसमें भी कोई सुकम है तो वो निकाल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस बार मॉनसून की जो बारिशें हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा कम हुई हैं, जिसकी वजह से डैम्स में पानी वैसे ही नहीं भर सका जितनी हमारी ज़मीन को ज़रूरत होती है। पानी की जो किल्लत है ये कुदरती तौर पर पानी के ज़खायर को ज़ेर ज़मीन और ज़राअत के लिए बहुत कम कर देती है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा के तर्जुमान खालिद इदरीस राना ने ये बताया है कि ये वाज़े नज़र आ रहा है कि अगर तरबेला डैम ना भरा तो ऐसा जो है ये 44 साल तारीख़ में
तीसरी बार होगा। इस सीज़न में मंगला डैम में पानी की कमी है, जबकि तरबेला झील को भी ऐसा ही खतरा है। ऐसे में हालात तबाहकुन हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के जो आदाद शुमार हैं, इनके हिसाब से ये बताया गया है कि अगस्त के इब्तदाई 3 हफ्तों में 58% कम बारिशें हुई हैं, और अगर 1 जुलाई से 23 अगस्त तक गुज़श्ता 7 हफ्तों की औसत देखी जाए तो मुल्क को 22% बारिश की कमी का सामना है। जबकि इस अरसे में सूबा सिंध को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है, जहां बारिशें 65%, गिलगित बल्तिस्तान में 34%, आज़ाद कश्मीर में 28% और पंजाब में 25% कम बारिशें हुई हैं। जहां तक फसलों का ताल्लुक है तो अब तक ये बताया जा रहा है कि चावलों की फसल को मुनासिब पानी लग गया है और पंजाब के शुमाली इलाकों में ज़राअत को इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों की कमी से नुकसानात में इजाफा हो सकता है, जहाँ ज़्यादा बारिशें सिर्फ मौसम को मरतूब कर सकती हैं, जो कीड़ों के हमले के लिए साजगार और फसल के लिए नुकसानदेह होता है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ज़राअत व खुराक जमशेद इकबाल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं फसलों के हवाले से, कौन सी फसलें हैं जिनसे नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो मानसून में इतनी बारिशें होती हैं, इस बार वैसी बारिशें नहीं हुई हैं, तो कितना नुकसान और किन फसलों का ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखें, इस वक्त आप कह लें जो पानी पिछले साल इस वक्त दरियाओं में बह रहा था, 3,58,000 क्यूसेक बह रहा था, और आज की डेट में 2,14,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। ये तकरीबन आप कह लें 1,34,000 के लगभग क्यूसेक पानी कम है। ये बनेगा अराउंड 37%, 36%। तो 36% इस वक्त वाटर इनफ्लो जो है वो कम है। दूसरा है कि आपका पानी 1543 फुट पिछले साल था तरबेला में, और उतना ही आज है, लेकिन मंगला में आपका पानी पिछले साल से भी आप कह लें कोई 36-37 फुट कम है। पिछले साल को ये 1238 फुट पे था, इस साल ये 1201 फुट पे है। और दूसरा ये कि पिछले अगर 10 साल एवरेज से देखें तो 10 साल एवरेज से भी 19 फुट पानी नीचे है मंगला डैम में पिछले साल से पानी की कमी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो हैं। एक तो ये कि जो आपकी मौजूदा 3-4 फसलें हैं, एक काटन है, मेज़ है, राइस है और शुगर केन है। ये 4 बड़ी फसलें हैं, और ये चारों क्रॉप्स जो हैं ये कैश क्रॉप्स हैं, ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इन चारों स्टेज की बड़ी सेंसिटिव स्टेज है इस वक्त। आप कह लें यहाँ पे अगर पानी थोड़ा कम मिलता है तो नुकसान जो है वो तवक्को से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और लेकिन इससे ज़्यादा जो डेंजरस होती है पोजीशन के रबी के लिए, जो डैम्स का पानी है मेनली रबी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर डैम का पानी आज निकाल के आप खरीफ को पका लें तो वो पक सकती हैं डेफिनेटली, इतना पानी मौजूद है कि जो फ्लो आ रहा है वो, और डैम्स का पानी, लेकिन आप रबी कुर्बान नहीं कर सकते। लिहाजा आप कह लें रबी जो है उसको ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। सो मैं समझता हूँ कि सारी कौम से अपील है कि दुआ करें कि इन दिनों बारिशें पीछे कैचमेंट एरिया में ज़्यादा हों। अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश कम है, अगर कश्मीर में भी कम है, तो हर सिचुएशन के लिए तैयार है ना, तो आप लोगों ने एक्सपेक्टेड क्या है, कौन सी जो अजनास है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ सकती हैं? मैं समझता हूँ कि इस साल कोई इजनास इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। अगर ये जो पानी अगर 5-10% का डिफरेंस हो तो फिर तो नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त पिछले साल इस वक्त जो पानी था डैम में वो 12.8 मिलियन एकड़ फीट था, लेकिन आज की डेट में ये 10.16 मिलियन क्यूसेक फीट है। ये तकरीबन कोई यू कैन से कि अराउंड 22-23% डैम्स में पानी की स्टोरेज कम है, और स्पेशली मंगला में ज़्यादा कम है। थोड़ी सी इसमें 0.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो चश्मा में भी कम है। सो अगर इन टोटलिटी देखें तो 3 मिलियन एकड़ फीट पानी इस वक्त कम है। 13 वर्सेस 10 कह लें, या यू कैन से लाइक दैट। सो अपना 15 वर्सेस 13, 15 वर्सेस 12, 15 वर्सेस 12 इस वक्त मौजूद है। सो ये तो सिंध को तो ऑलरेडी पानी की कमी का मसला है, तो सिंध के लिए हालात क्या फिर ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा कहना इसे आप कह लें प्री मेच्योर होगा। अगर आज भी देखें बारिश एक होती है तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बाज़ औक़ात अनइवन बारिश हो जाती है, अर्ली सितंबर तक 9-10 सितंबर तक बारिशें हो जाती हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है तो वो फिर कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर ये जो मौजूदा ट्रेंड है ये कंटिन्यू करता है तो फिर यकीनन नुकसान हो सकता है। और दूसरा, फसलें इस साल इतनी अच्छी फसलें हैं कि हम तवक्को कर रहे हैं कि तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा
ग्रेन में जो ग्रोथ आएगी, जो ग्रोथ फसलों में हमें नज़र आ रही है वो 18% से लेकर कोई 60% तक है। ये तारीख में कभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। जो आज चारों फसलें हैं, इन चारों फसलों की मिनिमम जो ग्रोथ है ये 18% से लेकर 60% तक ग्रोथ है। ये बड़ी इतनी अच्छी फोरकास्ट है और फसलें नजर भी आ रही हैं। नहीं करनी पड़ेगी, हमें तो बताया जा रहा था कि अब हुकूमत गंदम भी इंपोर्ट कर रही है। मैम इसमें देखें, गंदम के हवाले से यह है कि गंदम हमारी जो ज़रूरत है, हम 115 किलो पर कैपिटा खाते हैं। 22 करोड़ लोगों को ये गंदम बनती है, कोई 25 मिलियन एकड़ फीट, 25 मिलियन टन 25 मिलियन टन जो बनती है, और 12 लाख टन हम सीड लगाते हैं। ये दोनों को इकट्ठा करें तो 26 मिलियन टन बनती है। हमारी जो पैदावार हुई 27.5 जमा 7 लाख हमारे पास पिछली पड़ी थी। हमारे पास 28.2 मिलियन टन गंदम मौजूद थी। कहने का मतलब ये कि हमारे पास सारी ज़रूरियात पूरी करके 2 मिलियन टन गंदम ज़्यादा है। बेसिक बात है कि हम अनफॉर्चुनेटली, बात तो सच है मगर बात रसवाई की, कि हमारा जो बिजनेसमैन है ये शार्टेज को प्लान करता है, ये ब्रांडिंग को, वैल्यू एडिशन को उतना प्लान नहीं करता जितना शार्टेज को प्लान करता है, तो ये र्यूमर पे चला जाता है। इस साल हमारे पास ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। आप ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने की वजह से इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना किसका काम है? मैं बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मैं आप सब्र नहीं कर रही ना, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कि ये बात रसवाई की है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम शार्टेज को प्लान करते हैं। हमारे पास चीनी भी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है और गंदम हमारे पास 2 मिलियन टन ज़्यादा है, लेकिन र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए हम जो गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो करनी पड़ रही है। अदरवाइज गंदम की ज़रूरत से हमारे पास 2 मिलियन टन ज़्यादा है, और अगर थोड़ा सा पानी साथ देता है तो अगले साल तारीखी तौर पर गंदम पिछले सालों से ज़्यादा होगी। देखें, इसमें आपके 2 तरीके होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमें बिल्ड करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बीबी आप मेरी क्लास ले रही हैं, मैं अच्छा खासा आदमी हूँ, क्लास ना ले, बात कर रहे हैं प्लीज, ऐसा ना करें ना, मुझे आप सवाल करें ना, सवाल ना करें, सवाल करें ना, क्लास ना लेना। अब मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ क्लास में बैठा हूँ, सवाल करें ना, आप क्लास ना ले, मैं क्लास में बैठा हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ ना, ठीक। सो मैं कह रहा था कि बेसिकली आप कह लें इस वक्त जो इशू है ये हम उनको छोड़ नहीं रहे, लेकिन बेसिकली दुनिया में 2 तरीके हैं मैनेज करने के। एक ये है कि आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखें, सप्लाई अबंडेंट रखें, ये दुनिया पूरी करती है। 120 दिन के रिजर्व हमारे पास किस्मत से पहले नहीं होते थे, हम अब उसको डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी हम कर रहे हैं। इस मुल्क में ये जो रिवाज बना हुआ था माफियाज वाला कि जी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को प्लान करें, शार्टेज को प्लान करें, र्यूमर्स को प्लान करें, र्यूमर फैलाएं, ये लोग, मैं बार बार हम कह रहे हैं कि ये लोग बिहाइंड द बार होंगे। जितनी जल्दी समझे, जितनी जल्दी संभल लें उतनी जल्दी ठीक है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी का लिहाज करेंगे, ये लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन सुखी रहे, बाइज्जत रहे, ये हरासमेंट ना किसी किस्म की हो, किसी के साथ कोई इस तरह की ज्यादती ना हो जाए, ये ना हो कि जो हुकूमत जो है नॉन फ्रेंडली है बिजनेस के। हम बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन हमें अवाम का भी ख्याल रखना है। अवाम का जब ख्याल रखना है तो अवाम की कास्ट पे हम बिजनेसमैन को नहीं छोड़ेंगे कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता रहे। हम मजिस्ट्रेट लगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिटिकल बाजार बना रहे हैं, हम कानून डिफरेंट ला रहे हैं। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और शार्टेज प्लान करेंगे बिहाइंड द बार होंगे। लिहाजा अपने आप को ठीक कर लें, बाकी सप्लाई ज़्यादा करना ये भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ज़राअत व खुराक जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।